तो चलिए आज बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उस असाधारण यात्रा की जिसने भारत की तकदीर ही बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि ये भारत के एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक मिशन की भी कहानी है। देखिए, डॉक्टर कलाम ने खुद अपनी कहानी को कितने विनम्र शब्दों में बताया था। ये लाइनें दिखाती हैं कि वो कितने जमीन से जुड़े हुए इंसान थे, और ये उस असाधारण जिंदगी की एक झलक देती हैं जिसकी शुरुआत बहुत ही मामूली हालातों में हुई थी। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि इन बड़े बड़े टाइटल्स के पीछे की असल कहानी क्या थी। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, रामेश्वरम के एक छोटे से घर में। सोचिए, 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बच्चा पैदा होता है। हालात ऐसे कि अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्हें अखबार तक बांटने पड़ते हैं। लेकिन फिर 5वीं क्लास में एक दिन उनके टीचर उन्हें समंदर किनारे ले गए और पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया। कहते हैं बस उसी दिन से उनके मन में भी उड़ान भरने का एक सपना जाग गया, और यही सपना उन्हें 1962 में इसरो तक ले आया। उनके एक टीचर थे यादुराय सोलोमन। उन्होंने कलाम साहब को एक ऐसी सलाह दी जो ताउम्र उनके साथ रही, उनका मूल मंत्र बन गई। वो 3 शक्तियां थीं: तीव्र इच्छा, आस्था और अपेक्षा। बस इन्हीं 3 ताकतों ने उन्हें जिंदगी में हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी। इसरो में उनका शुरुआती काम कितना जरूरी था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत को दुनिया के उस खास स्पेस क्लब में शामिल करा दिया जो अपने सैटेलाइट खुद लॉन्च कर सकते थे। ये भारत के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग थी। और अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। उनकी ये साइंटिफिक जर्नी अब देश के एक बहुत बड़े, बहुत ज़रूरी मिशन से जुड़ने वाली थी। उस वक्त दुनिया का माहौल कैसा था, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT, जिसका मकसद था परमाणु हथियारों को फैलने से रोकना। लेकिन भारत ने इस पर कभी साइन नहीं किया। भारत का मानना था कि ये संधि भेदभाव करती है, और इस पर साइन न करके भारत ने अपने न्यूक्लियर ऑप्शन को हमेशा जिंदा रखा। भारत की न्यूक्लियर सोच में जो बदलाव आया वो इन 2 घटनाओं में साफ दिखता है। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा को एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया गया था, लेकिन 24 साल बाद 1998 का ऑपरेशन शक्ति एक खुली और साहसिक घोषणा थी कि भारत अब एक न्यूक्लियर पावर वाला देश है। तो ये सब क्यों किया गया? इसका जवाब डॉक्टर कलाम के ही शब्दों में छिपा है। उनका मानना था कि ताकत का मकसद हमला करना नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक ढाल तैयार करना है। उनका फलसफा साफ था, शक्ति से ही शांति आती है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे, कह सकते हैं, थ्रिलिंग हिस्से पर। 1998 का वो सीक्रेट मिशन, ऑपरेशन शक्ति। सोचिए, चुनौती कितनी बड़ी थी। अमेरिका की CIA सैटेलाइट्स की नज़र 2400 घंटे पोखरण पर थी। मतलब एक छोटी सी भी गलती और मिशन फेल। इससे बचने के लिए हमारे साइंटिस्ट्स ने आर्मी की वर्दी पहनी, एक दूसरे से बात करने के लिए कोड नेम रखे और सारा बड़ा काम रात के अंधेरे में किया ताकि सैटेलाइट उन्हें पकड़ ना सकें। इस मिशन को अंजाम देना किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। न्यूक्लियर डिवाइस को एयरफोर्स के प्लेन से जैसलमेर लाया गया, फिर आर्मी के ट्रकों में पोखरण ले जाया गया और रेगिस्तान में खोदे गए गहरे गड्ढों में उतार दिया गया। और ये सब कुछ दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाक के नीचे हो रहा था। तो कुल 5 टेस्ट हुए। अब ये 5 का आंकड़ा क्यों जरूरी था? क्योंकि ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये भारत की पूरी न्यूक्लियर रेंज का प्रदर्शन था। थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस से लेकर छोटे टैक्टिकल हथियारों तक। ये दुनिया के लिए एक बहुत साफ और शक्तिशाली संदेश था। तो ये मिशन कामयाब तो रहा, पर इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। टेस्ट के फौरन बाद अमेरिका समेत कई देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक और मिलिट्री प्रतिबंध लगा दिए। भारत के सामने अब एक नई तरह की चुनौती थी। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद डॉक्टर कलाम की कहानी एक और शानदार मोड़ लेती है, जो उनकी विरासत को और भी मजबूत कर देती है। एक साइंटिस्ट का देश का राष्ट्रपति बनना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, और उन्हें समर्थन भी ऐसा मिला कि सभी पार्टियां एक साथ आ गईं। वो जल्द ही जनता के राष्ट्रपति कहलाने लगे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए खोल दिए थे।
देश ने उनके काम को हमेशा सराहा और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि देश के जो सबसे बड़े नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये सब उन्हें राष्ट्रपति बनने से काफी पहले ही मिल चुके थे। तो डॉक्टर कलाम सिर्फ एक साइंटिस्ट या राष्ट्रपति नहीं थे, उनकी शख्सियत के कई पहलू थे। वो एक बेहतरीन लेखक थे, युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा थे और एक दूरदर्शी थे जिनका सपना था 2020 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। और इन सब के साथ साथ वो एक बेहद सरल इंसान थे जो वीणा बजाते थे और पूरी जिंदगी शाकाहारी रहे। तो आखिर में ये सवाल बचता है जो डॉक्टर कलाम के पूरे जीवन का निचोड़ है। उनकी कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे एक इंसान का सपना, उसका इरादा और उसकी सेवा एक पूरे देश की तकदीर लिख सकती है।